हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ओडिशा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओडिशा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 2018 का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी एज पर द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हमें बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर। ठीक है, तो हमें बताना है इन चार में से कौन सा जो है गलत है। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा गया है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इट इज़ एब्सोल्यूट अनलाइक द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ ए यूनानिमस डिसीजन बाय ए 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस JS खेर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पर कहा गया है तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसके बारे में कहा गया है, पार्ट 3। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट है इसको हमारे संविधान में USA के संविधान से इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, व्हिच प्लेसेस शेल बी द टर्मिनल्स फॉर द फास्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इंडिया में जो फास्ट बुलेट ट्रेन चलेगा तो ये इसका टर्मिनल कहाँ जो क्या होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक ये चलेगा। देखिए, जो फास्ट बुलेट ट्रेन ये बन रहा है इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो ये जो है इसका टर्मिनल क्या है, मुंबई से लेकर हैदराबाद अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई एंड अहमदाबाद। और देखिए, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा है कि 2026 तक जो बुलेट ट्रेन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए, इंडिया ने इसके लिए जो जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है, किसके लिए, जो हमारा बुलेट ट्रेन फास्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया के लिए। और देखिए, जो इंडियन रेलवे है इसको 1950 में नेशनलाइज किया गया था। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन रेलवे को 1950 में किया गया था नेशनलाइज्ड। ठीक है, फिर देखिए, व्हिच टीम डिड विन द रणजी ट्रॉफी 2017-18। तो हमें बताना है कि 2017-18 में रणजी ट्रॉफी का विनर कौन था। तो देखिए, 2017-18 में रणजी ट्रॉफी को जीता था किसने, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने जीता था, और इसने जो है किसको हराया था, इसने दिल्ली को हराया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिल्ली को हराया था। और देखिए, जो 18-19 में जो मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी, इसका जो विनर कौन था 18-19 में, वही विदर्भ था, और इसने हराया था सौराष्ट्र को। ठीक है, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया था। और 1920 में जो हुआ था, जो लास्ट रणजी ट्रॉफी हुआ है, इसमें सौराष्ट्र जो है ये विनर था, और इसने बंगाल को हराया था। ठीक है, सौराष्ट्र ने ये जो रणजी ट्रॉफी जीता था और इसने हराया था बंगाल को। और देखिए, अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा विनिंग टीम कौन है, ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है ये सबसे ज़्यादा बार जीता है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1934 एंड 35 में। ठीक है, 1934-35 में इसका जो फर्स्ट जो रणजी ट्रॉफी हुआ था 1934-35 में। देन देखिए, हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2017। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये 2017 में किसको दिया गया था। तो देखिए, ये दिया गया था विनोद खन्ना को। ठीक है, 2017 में दिया गया था विनोद खन्ना को, और 18 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और 19 में दिया गया था रजनीकांत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए, जो दादा साहेब फाल्के हैं इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1930 में जो फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का जो निर्माण इन्होंने किया था, किसने किया था, दादा साहेब फाल्के ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और देखिए, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये 1969 में पहली बार दिया गया, और
जो 1969 में ये देविका रानी को मिला था, ठीक है, देविका रानी को। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए, व्हिच मंथ शैल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हम किस मंथ को मनाते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च। मार्च को मनाते हैं पोषण अभियान में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो देखिए जो पोषण है POSHAN, तो इसका जो फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो इसका फुल फॉर्म है। और इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किया था मार्च डेट भी पूछ सकता है, मार्च 8 में। मार्च 8 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु हैव वॉन द 2018 रमन मैगसेसे अवार्ड। तो रमन मैगसेसे अवार्ड 2018 के विनर कौन है? तो देखिए जो रमन मैगसेसे हैं ये जो हैं ये फिलीपाइंस के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फिलीपाइंस के ये प्रेसिडेंट हैं, और इनके नाम से दिया जाता है रमन मैगसेसे अवार्ड। तो इसको 2018 में किसने जीता था? इसको जीता था भारत भटवानी एंड सोनम वांगचुक, ठीक है, भारत भटवानी और सोनम वांगचुक। और 19 में किसने जीता है? 19 में अगर पूछे तो जो 19 में ये दिया गया था रवीश कुमार, ठीक है, रवीश कुमार को ये दिया गया था। और अगर पूछे कि जो पहले भारतीय जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था तो वो हैं विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1958 में, ठीक है, 1958 में विनोबा भावे को मिला था। ये हैं भारत के पहले रमन मैगसेसे अवार्ड जो विनर, ठीक है, विनोबा भावे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत भटवानी एंड सोनम वांगचुक। देन देखिए व्हिच कंट्री हैज अलाउड वोमेन टू ड्राइव विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 2018। तो देखिए किस कंट्री ने जो वोमेन ड्राइव को अलाउ कर दिया है 2018 जून 2018 से? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया, क्योंकि वहाँ पर वोमेन ड्राइव को जो बैन कर दिया गया था, ठीक है, वहाँ के कोई भी महिला ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसको जून 2018 से इसको हटा दिया गया। अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है रियाद, और यहाँ का करेंसी क्या है? यहाँ का करेंसी है रियाल, ठीक है, रियाल है करेंसी और कैपिटल है रियाद। और देखिए ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है, तेहरान, और इसका जो करेंसी क्या है? रियाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए इराक का कैपिटल है बागदाद, ठीक है, और इसका जो करेंसी क्या है इराक का? है दिनार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए जोर्डान का कैपिटल है अमान है जोर्डान का कैपिटल, और इसका जो करेंसी है ये है दिनार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन देखिए व्हिच कंट्री डिड होस्ट कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2018। तो देखिए ये जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2018 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। और अभी जो नेक्स्ट होने वाला है ये होने वाला है रोवांडा में, ठीक है, रोवांडा में होने वाला है। तो ये 2018 में हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में। और देखिए जो कॉमनवेल्थ जो नेशन होते हैं ये किनको कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन? जो भी नेशन पहले ब्रिटिश रूल के अंडर पहले थे इनको कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 54 नेशंस जो हैं कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, जो कि कभी ब्रिटिश रूल के अंडर जो पहले हुआ करते थे। देन देखिए व्हिच सिटी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2028, ठीक है। तो यूएन का जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, इसने कौन सा सिटी को कहा है कि 2018 को ये हो जाएगा जो मोस्ट पॉपुलर सिटी? तो ये है जो हमारा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जो है ये हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर सिटी 2028 को, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात करें यूएन की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है।
और इसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं ये है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। और इसकी स्थापना को कब हुई थी? 24 अक्टूबर को 1945 में इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था इसको। फिर देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914 से 1948। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो देखिए, जो रामचंद्र गुहा हैं ये इसके राइटर हैं, ठीक है। गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। और देखिए, रामचंद्र गुहा ने जो अभी इनका जो हाल ही में जो बुक पब्लिश हुए हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है, और एक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है, ये भी एक इनका इम्पोर्टेंट बुक है। और देखिए यहाँ पर जो रोमिला थापर हैं इन्होंने इनका जो बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ठीक है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, और एक है ऑन सिटीजनशिप, ठीक है, ऑन सिटीजनशिप। और देखिए जो फातिमा मीर, जो यहाँ पर है फातिमा मीर, इनका एक जो बुक है हायर देन होप, ठीक है, हायर देन होप। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर देखिए, व्हिच बैटल डिड पुट एन एंड टू द फ्रेंच चैलेंज टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जो फ्रेंच चैलेंज कर रहा था इसको किसने, कौन सा वार के बाद ये, कौन सा बैटल के बाद ये जो है एंड हो गया? तो देखिए, जो बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम ये हुआ था टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश के बीच में हुआ था, और ये हुआ था 1799 में हुआ था। और जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब हुआ था? ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हुआ था 1757 में, ठीक है, 1757 में हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था जो बैटल ऑफ प्लासी। और देखिए जो बैटल ऑफ बक्सर है ये हुआ था किसके बीच में? ये हुआ था 1764 में हुआ था, और ये हुआ था जो मुनरो, जो ब्रिटिश के थे मुनरो, और जो हुआ था मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड जो है शाह आलम टू, ठीक है। तो इनके बीच में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और जो देखिए जो बैटल ऑफ वांडीवास है ये हुआ था 1760 में हुआ था, और ये हुआ था ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ वांडीवास। फिर देखिए व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? तो देखिए ओडिशा वाज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1803। तो ये सही है क्योंकि ओडिशा 1803 में इसको ब्रिटिश ने जीत लिया था। फिर देखिए ओडिशा वाज रूल्ड बाय द मराठाज एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो ये भी ठीक है क्योंकि जब ब्रिटिश ने इसको जीता था, ऑक्यूपाई कर लिया था, तब ओडिशा में मराठा जो रूल कर रहे थे, ये भी करेक्ट है। फिर देखिए ओडिशा वाज सीडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ट्रीटी ऑफ आरगांव। तो ये जो है ये गलत है क्योंकि इसमें जो ट्रीटी हुआ था ये हुआ था सुरजी अर्जुन गांव, ठीक है, सुरजी अर्जुन गांव ट्रीटी ये हुआ था जिसमें ओडिशा को दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश ने ओडिशा को ऑक्यूपाई कर लिया था। और देखिए ऑप्शन डी, ओडिशाज कॉन्क्वेस्ट वाज इफेक्टेड बाय रिचर्ड वेलेस्ली, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन देखिए व्हिच एक्ट डिड इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन। तो देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था ये कौन सा एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इसको मर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, मर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसमें जो है डिफरेंट जो इलेक्टोरेट स्थापना करने की मांग हुई थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम के लिए जो अलग अलग वोट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो देखिए इलेक्शन की बात हो रही है तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये है सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा है भारत के इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल 326 में हमारे संविधान में कहा गया है। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे भारत के थे वो कौन है? सुकुमार सेन, ठीक है,
सुकुमार सेन जो हैं ये हैं फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 किंडल्ड। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए जो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और देखिए बाराकपुर में जो इंसिडेंट हुआ था इसमें क्या हुआ था, 29 मार्च में मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी थी, एक है हक्सन और एक है बॉब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए दिल्ली में जो इसके नेतृत्व कर रहे थे इस जो 1857 के रिवोल्ट का, ये हैं बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है, ये दोनों दिल्ली में इसका नेतृत्व कर रहे थे। और लखनऊ में कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रहे थे। देन देखिए वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड। तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो देखिए गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर था, ये था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था। और गदर पार्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, इसको किया था लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल जो हैं ये हैं फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। और देखिए इन्होंने इसको किया था 1930 में, और इन्होंने 1914 में किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इनके साथ थे VN चट्टोपाध्याय। ठीक है, VN चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बर्लिन में स्थापित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो गदर पार्टी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में। देन देखिए व्हेन डिड गांधी जी एड्रेस ए पब्लिक मीटिंग एट कटक ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम भारत जो गांधी जी आए थे उड़ीसा, वो आए थे मार्च 23, 1921 को आए थे गांधी जी उड़ीसा। और ये कटक में एक मीटिंग में इन्होंने एक स्पीच भी दिया था। और देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये जो स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर को 1920 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसको गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इसको एंड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो 5 फरवरी में जो चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कुछ जो लोगों ने जो एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, तो इसके बाद गांधी जी ने इसको हटा दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था। और जो गांधी जी आए थे कटक तो ये है मार्च 23, 1921 को। फिर देखिए व्हेन डिड गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ एट दांडी। तो दांडी में गांधी ने जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था वो कब किया था। तो इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था अप्रैल 6, 1930 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 6, 1930। और देखिए जो मार्च 12, 1930 में इन्होंने ये जो दांडी मार्च की जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्च ये स्टार्ट हुआ था कब, मार्च 12, 1930 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, साबरमती से। ठीक है, साबरमती के आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। और इन्होंने कुल 24 डेज में 240 माइल्स का जो दूरी इन्होंने पैदल तय किया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। देन देखिए वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इसको एस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इसको एस्टेब्लिश किया था। और देखिए इन्होंने इसको किया था 1943 में। और इसी साल इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी 1943 में किया था। और देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी इसके जो फाउंडर हैं ये हैं रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस हैं इसके फाउंडर। इसको रास बिहारी बोस ने 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया था और री एस्टेब्लिशमेंट किया था जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, INA का। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इसको एस्टेब्लिश किया गया था सिंगापुर में। देन देखिए व्हाट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीम्बल जो जिसको कहते हैं प्रस्तावना, तो इसके बारे में कौन सा जो है सही नहीं है। इट एम्बॉडीज द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे
जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल पता चलता है, ये भी ये ऑप्शन ए राइट है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। देखिए जो 1960 में एक केस हुआ था, बेरूबेरी केस, ठीक है, बेरूबेरी केस हुआ था 1960 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो प्रिम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये दिया था इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में। लेकिन 1972 में जो एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस, ठीक है दोस्तों, केशवानंद भारती केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा प्रिम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो ये भी सही है। फिर देखिए इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसको एक बार 1976 में 42, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको एक बार अमेंड किया गया था। इसमें 3 नए वर्ड इसमें डाले गए थे। और देखिए इट इज़ एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो देखिए इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फिर देखिए व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, तो आर्टिकल 35A जो है ये क्या जो प्रोवाइड करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेविंग ऑफ लॉज विथ रेस्पेक्ट टू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर राइट्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हु आर द इलेक्टर्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, तो सब मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में कहा गया है जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और इनका जो टर्म है ये है 5 ईयर का इनका टर्म है, ठीक है, 5 ईयर। और देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है ये कौन है, वेंकैया नायडू, ठीक है, आपको याद रखना है वेंकैया नायडू अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट कॉल्ड, तो देखिए पार्लियामेंट के द्वारा एक एडवांस ग्रांट दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वोट ऑन अकाउंट। और देखिए यहाँ पर जो अप्रोप्रिएशन बिल है इसका मतलब है जो गवर्नमेंट क्या करता है, जो कंसोलिडेटेड फंड है इससे मनी विड्रॉल करता है, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। और देखिए जो वोट ऑन क्रेडिट है ये क्या है, ये जो है अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के टाइम जो दिया जाता है इसको कहते हैं वोट ऑन क्रेडिट। और देखिए जो सप्लीमेंट्री बिल है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये क्या है, ये जब ऑथराइज्ड जो ग्रांट होता है ये अगर शॉर्ट पड़ जाए, कम हो जाए तो दिया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है दोस्तों। देन देखिए which writ is issued by the Supreme Court or a High Court to command a public authority to perform a public statutory duty that is a part of their official duty but fail to perform, अगर कोई जो कार्यालय या फिर कार्यालय का कर्मचारी अगर ये अपने काम ठीक से ना करे तब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कौन सा रिट इशू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हेबिस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियोररी या फिर क्यू वारंटो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडामस, ठीक है। मेंडामस जो है ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी करते हैं कब, जब कोई सरकारी कार्यालय या इसके कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो ये जो मेंडामस या फिर परमादेश इसको कहते हैं ये जारी होता है। और देखिए यहाँ पर जो हेबिस कॉर्पस है इसका मतलब है टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, ब्रिंग द बॉडी, तो इसका मतलब है अगर कोई बंदी है इसको जुडिशरी में जो कोर्ट में पेश किया जाए। और जो सर्टियोररी है इसका मतलब है टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। और जो क्यूआरंट है ये क्या है, ये है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट
अथॉरिटी। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट में है लेकिन वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर ये क्वारंटो जो है ये रिट जारी होता है उसके खिलाफ। फिर देखिए, व्हिच सब्जेक्ट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट को ट्रांसफ़र किया गया है। तो देखिए, इसमें टोटल जो 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। तो वो 5 कौन कौन से हैं? एक है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, और एक है फॉरेस्ट, और एक है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, और एक है वेट एंड मेजर, और जो एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इन 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, हमारे जो संविधान में 7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जो होता है जो कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट जो है ये 7th शेड्यूल में इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके बारे में ये जो आइडिया भारत ने अपनाया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए, व्हेन वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज मेड इफेक्टिव। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कहा गया है जो हमारे संविधान के 12th शेड्यूल में, ठीक है, 12th शेड्यूल में कहा गया है। और इसको ऐड किया गया था कब? इसको ऐड किया गया था 1992 में, जब हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो इसमें 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें जो हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कहा गया है। और देखिए, जो हुआ था, अगर पंचायत के बारे में पूछे तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भी इसको ऐड किया गया था। और देखिए, जो म्यूनिसिपैलिटी होते हैं इनमें टोटल 18 सब्जेक्ट में इनको पावर एंड अथॉरिटी दिया गया है। और जो पंचायत होते हैं इनको 29 सब्जेक्ट में दिया गया है अथॉरिटी एंड पावर, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये है 78%। और देखिए, जो ऑक्सीजन है ये है 21%। और देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.04% हमारे एटमॉस्फेयर में। और देखिए, जो मीथेन है, मीथेन जो है इसको कहते हैं मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस। और ये सबसे ज़्यादा किस में है? गोबर गैस में ये सबसे ज़्यादा, जो इसका जो परिमाण सबसे ज़्यादा गोबर गैस में है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये कौन से टाइप का रॉक है? तो देखिए, ग्रेनाइट जो है ये है एक इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। और देखिए, यहाँ पर जो सेडिमेंटरी रॉक है ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं सेडिमेंटेशन या फिर डिपोजिशन से बनते हैं जो सेडिमेंटरी रॉक। और इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? ये जो लाभा होते हैं, लाभा से जो निकलता है इसको कहते हैं माग्मा। तो ये माग्मा से बनते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये सेडिमेंटरी रॉक, और जो इग्नियस रॉक जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आते हैं तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।